नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही संवेदनशील मसला, बहुत ही संवेदनशील मामला, चरित्र यानी करैक्टर। भाई बहुत ही सेंसिटिव इशू है ये। वो कहा जाता है ना कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, कि अगर पैसा चला गया तो भाई हाथ की मैल है, कुछ नहीं गया, फिर वापिस आ जाएगा। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, अगर आपका चरित्र चला गया तो काफी कुछ चला गया। और आगे कहा गया है कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट, कि अगर आपकी सेहत खराब हो गई तो फिर जीने का पूरा मजा ही खत्म हो गया। अगर हम बहुत डूंघाई से इन शब्दों के बारे में सोचें, करैक्टर का और हेल्थ का, चरित्र का और सेहत का आपस में बहुत संबंध है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वीर्यनाश कम करते हैं, उनका जो इम्यून सिस्टम होता है, बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति होती है वो बहुत अधिक होती है। जो दूसरे हमेशा काम वासना में लिप्त रहते हैं उनको छोटी मोटी बीमारियां घेरे रहती हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। इसलिए चरित्र का सेहत से पूरा संबंध है। इस वीडियो में मैं जोगों के ऊपर बात करूंगा। कुंडली में बहुत सारे जोग बनते हैं, अच्छे जोग भी बनते हैं, बुरे जोग भी बनते हैं। वो कहते हैं ना कि जैसे मंदिर में भोग का महत्व है, इस तरह से जन्म कुंडली में जोग का महत्व है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं सिर्फ आपको सावधान करने के लिए बना रहा हूं कि जीवन के किसी मोड़ पर आपका पैर ना फिसल जाए। 5-10 मिनट की हुई गलती पूरा जीवन पछताना ना पड़ जाए। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा, और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपने आसपास के लोगों की कुंडली देखकर उनके चरित्र पर शक करना शुरू कर दें। देखिए, ये जोग है, अच्छे जोग भी होंगे कुंडली में, इसलिए इन जोगों को देखकर अपने आसपास के लोगों के चरित्र पर हम शक नहीं कर सकते। अगली बात, ये जो मैं जोग बता रहा हूं ये अनुभव पर आधारित है। जितनी मैंने कुंडलियां देखी हैं उन अनुभवों पर आधारित है। पक्के तौर पर आप नहीं कह सकते कि इससे किसी की कुंडली देखकर कि इसका तो करैक्टर खराब ही होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस सेंसिटिव इशू को हम किसी के की बदनामी के लिए
इसका उपयोग नहीं कर सकते। देखिए, कुंडली में जो शुक्र होता है वो काम वासना का कारक है, और जो मंगल होता है, मंगल उत्साह का, उत्तेजना का, साहस का कारक है, आग है मंगल। और चंद्रमा मन का कारक। जब शुक्र, मंगल और चंद्र इन तीनों के बीच संबंध बन रहा हो तो आपको जीवन में सावधानी बरतनी चाहिए। ये संबंध कैसे बन सकता है भाई? कुंडली के किसी भी भाव में शुक्र और मंगल इकट्ठे विराजमान हो जाए और इन पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए। एक तो इस तरह ये योग बन सकता है। दूसरा किस तरह बन सकता है कि कुंडली में शुक्र, मंगल और चंद्र ये तीनों इकट्ठे एक ही भाव में विराजमान हो जाएं, एक ही भाव में बैठे। ये तो बात हो गई पहले योग की। अब बात करते हैं दूसरे योग की। चंद्रमा के साथ राहु हो या चंद्रमा के साथ शनि हो और इन पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, चंद्रमा कहीं पर भी हो, जहां मान लीजिए जहां चंद्रमा है इसके साथ राहु आ गया या शनि, दोनों में से कोई भी ग्रह हो और इस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, मान लीजिए मंगल जहां है तो चौथी दृष्टि पड़ेगी, मंगल जहां है तो सप्तम दृष्टि पड़ेगी, मंगल जहां है तो आठवीं दृष्टि पड़ेगी। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। तो चंद्रमा के साथ राहु हो या चंद्रमा के साथ शनि हो और मंगल की दृष्टि पड़ रही हो। अगले योग की बात करते हैं। पांचवें और सातवें घर, इनमें संबंध बन रहा हो। कैसे बन सकता है? पंचमेश क्या है? जहां सूर्य। सप्तमेश क्या है? शुक्र। सूर्य और शुक्र अगर पंचम या सप्तम में इकट्ठे बैठ जाएं तो थोड़ा ही मामला सीरियस हो जाता है जातक के पैर फिसलने का। अगर किसी दूसरे भाव में बैठे हो, सूर्य और शुक्र यानी पंचमेश और सप्तमेश, तो भी जातक को अपने चरित्र का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो बदनामी के चांस बन सकते हैं। जहाँ पांचवें का मालिक सप्तम हो, पांचवें का मालिक सूर्य है, सूर्य जहां हो, सातवें का मालिक पंचम हो, सातवें का मालिक शुक्र है, शुक्र जहां पर हो, तब भी जातक किसी मोड़ पर धोखा खा सकता है। अब चंद्रमा मन का कारक है और शुक्र, जैसा हमने पहले ही कहा कि ब्यूटी का कारक है, सुंदर चीजों को देखकर बहुत जल्दी भटकता है शुक्र। आसमान में भी सबसे सुंदर जो ग्रह हीरे की तरह चमकता है वो शुक्र है, यानी सुंदरता का पुजारी या सुंदरता के पीछे भागने वाला। और अगर जब मन को प्रभावित करे, दृष्टि से कैसे कर सकता है? जहां चंद्रमा विराजमान हो उससे सप्तम भाव में शुक्र विराजमान हो जाए या दसम भाव में शुक्र विराजमान हो जाए। अगर शत्रु की राशि का हो तो थोड़ा मामला सीरियस, अगर मंगल की राशि का हो तो थोड़ा अधिक सीरियस। यानी जातक का जीवन में
पैर फिसल सकता है, गलत सोसाइटी के कारण गलत कार्यों में पड़ सकता है, पैसों का नुकसान कर सकता है, अपनी जमा पूंजी खराब कर सकता है, ब्लैकमेल हो सकता है। मैं वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, हो सकता है, ताकि आप सावधान रहें। डरने वाली बात नहीं है, किसी पर शक करने वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा अगले योग पर आते हैं, जिनका अमावस या उसके निकट का जन्म हो, तब भाई सूर्य और चंद्र एक ही भाव में होते हैं। सूर्य और चंद्र एक ही भाव में आ जाए और इन पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही हो और शुक्र की भी। मान लीजिए मंगल जहां है, चौथी दृष्टि पड़ रही है, शुक्र जहां है, शुक्र की तो एक ही दृष्टि होती है सातवीं, तो भी जातक को अपने करैक्टर का, चरित्र का ध्यान रखना चाहिए। विपरीत लिंग के लोगों को अपने जीवन में जगह नहीं देनी चाहिए। अगले योग की तरफ आते हैं। चंद्रमा, बार बार मैं बता रहा हूं कि मन का कारक है। इसके दोनों ओर 3 क्रूर ग्रह हो, सूर्य हो, सूर्य मंगल राहु आ जाए, या केतु आ जाए, शनि आ जाए, इन पांचों में से कोई 3 ग्रह चंद्रमा के दोनों तरफ हो, जारी पाप कर्तरी योग में चंद्रमा आ जाए, तो भी भाई जातक को ध्यान रखना चाहिए अपने चरित्र का। और अगर ऐसा कोई ख्याल आए तो सिर्फ 1-2 दिन कंट्रोल की जरूरत होती है, मन कंट्रोल में आ जाता है। कोई सुंदर पुरुष या स्त्री मिले तो 1-2 दिन ही मन भटकेगा, किसी दूसरी वस्तु की तरफ मन को लगा दीजिए, आपका मन भटकना छोड़ देगा। आपको उपाय भी बताएंगे वीडियो के अंत में। एक जो बचा उसकी बात कर लेते हैं पहले। देखिए, 1, 4, 7, 8, 12 ये जो भाव हैं, इन भावों का हमारा वैवाहिक जीवन से, मैरिड लाइफ से बहुत संबंध है। इसीलिए अगर इन भावों में मंगल हो किसी भी भाव में, तो कहते हैं जी कि जातक मंगलीक है, और कहते हैं कि मंगलीक में जो एनर्जी है तो उसकी शादी मंगलीक से ही होनी चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहेगा। इसमें भी आगे बहुत कुछ देखना पड़ता है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। आज की चर्चा है कि 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल हो तो इसका सीधा संबंध मैरिड लाइफ पर पड़ता है। अगर पांचों के पांचों अशुभ ग्रह, पाप ग्रह, सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु 1, 4, 7, 8, 12 में आ जाएं, तो भी भाई जातक को अपने जीवन में संयम बरतना चाहिए। ये योग तभी संभव है जब लगन में राहु हो या केतु हो, क्योंकि राहु केतु एक दूसरे के साथ में रहते हैं ना, तो सभी ये पांचों ग्रह 1, 4, 7, 8, 12 भावों में तभी आएंगे जब राहु या केतु लगन में। अब उपाय देखिए, सबसे अच्छा उपाय तो ये है, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हो, तो जब भी समय हो
पूरी कंसंट्रेशन के साथ 5 मिनट उसका नाम लेना है, इष्ट देव का। जो भी पाठ पूजा करते हो पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस दुनिया से दिमाग को हटाकर, ताकि आपका माइंड स्टेबल रह सके। दूसरा जो उपाय है वो है शुक्रवार के दिन खुशबूदार चावल किसी धार्मिक संस्थान में दान कर दें। जैसे बासमती चावल होते हैं ना, जिनमें से खुशबू आती है, वो दान कर दें। और तीसरा उपाय है, जब घर से बाहर जाते हो तो बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाएं। आजकल न्यूक्लियर फैमिली अधिक हो गई है। बड़े बुजुर्गों के साथ रहना आजकल के लड़के लड़कियां पसंद नहीं करते। तो अगर ऐसा है तो भगवान का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर जाए कि भगवान मेरे सर पर अपना हाथ रखना, कहीं मैं फिसल ना जाऊं। और एक और उपाय कर सकते हैं, साइंटिफिकली भी वो बहुत अच्छा माना गया है कि जो आपके माथे का बीच वाला हिस्सा होता है, जहां पर टीका लगाते हैं हम मंदिर में, उस हिस्से को दबाना और छोड़ना, अपनी उंगली से दबाना और छोड़ना, थोड़ी देर दबाना फिर छोड़ देना, थोड़ी देर दबाना फिर छोड़ देना, ऐसे 4-5 मिनट करना, तो आपका जो माइंड है वो स्टेबल रहेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था चरित्र के ऊपर। ये वीडियो सिर्फ एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, सावधानी के लिए बनाया गया। दूसरी तरह से इंटरप्रेट नहीं करना कि अपने परिवार वालों की कुंडली उठा ली और देखने लग गए कि ये जोग बन रहा है, ये जोग बन रहा है। एक और बात कि अगर बृहस्पति का संबंध हो जाए इन जोगों में, तो फिर इन जोगों में कमी आ जाएगी। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स ए लॉट।